हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे एंथैल्पी और हीट ऑफ ए रिएक्शन। एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन मतलब हम क्या समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के में शो किए ना, और केमिकल इक्वेशन शुड बी इन बैलेंस। अगर जितना मोल्स रिएक्टेंट है वो बैलेंस्ड इक्वेशन में, रिएक्शन में अगर कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ गए ना। उस दौरान जितना क्वांटिटी ऑफ हीट आइदर इट इज एवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन और आइदर इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्शन, दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और द हीट ऑफ द रिएक्शन। समझ गए आप। हमने यहाँ लिखा है it is the amount of heat evolved or observed when total moles of the reactants taken in the balanced chemical equation of those reactants are completely converted into products। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रखे हैं 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, है ना। इस रिएक्शन में this is a balanced chemical equation which have been represented for that reaction। यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर देता है ना। अगर ये 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, उस वक्त जितना हीट ऑब्जर्व होगा और एवॉल्व होगा, यहाँ क्या हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -572 किलो जूल, यानी दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज माइनस। सो यहाँ -573 किलो जूल हीट विल बी एवॉल्व्ड ड्यू द रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ द रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आप समझ गए। तो इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। किसका इन्फ्लुएंस इसके पर है, किसके वजह से चेंज होते हैं या बदल जाते हैं। नंबर 1, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, दैट डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ द और द अमाउंट ऑफ द हीट और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल के हम ले रखें 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2 लिक्विड। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है ना, -572 किलो जूल, ठीक है ना। दिस इज गैस एंड लिक्विड, यानी 2H2 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस के साथ रिएक्शन करने के बाद जब कंप्लीटली कन्वर्ट होता है, देता है 2 मोल वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तब डेल्टा एच कितना होता है, -572 किलो जूल, यानी इट गिव्स लिक्विड। अगर हम उसको क्या करेंगे, 2H2 गैस और O2 गैस लेंगे और 2H2 गैस निकालेंगे हम, ना कि प्रोडक्ट हमको वाटर चाहिए, तब कितना हो जाएगा, डेल्टा एच -5.0 किलो जूल। आप सोचिए, यहाँ वाटर के लिए -572 किलो जूल हीट निकलता है, लेकिन जब हम सिर्फ गैस निकाल बनाते हैं तो हमारा डेल्टा एच कितना होता है, -5.0 किलो जूल। समझ गए आप। तो कितना हीट का कम हो गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना कम, हीट ऑफ रिएक्शन कितना कम हो गया, है ना। अब दूसरा फैक्टर क्या है, अल्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अल्ट्रोपिक फॉर्म क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन का हम लेते हैं, कार्बन का अल्ट्रोपिक फॉर्म कौन सा है, एक ग्राफाइट है, दूसरा डायमंड है ना। उसी तरफ हमने यहाँ ले रखा है क्या, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना। ये 2 अल्ट्रोपिक फॉर्म है सल्फर का। रोम्बिक सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होता है, -297.04 किलो जूल, ठीक है ना। अगर मोनोक्लिनिक लेते हैं सल्फर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वही SO2 गैस देता है, लेकिन उसका कितना होता है, -299.9 किलो जूल, यानी इसमें फर्क हो जाता है। इसका कारण क्या है ना, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर अल्ट्रोपिक फॉर्म्स। तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर।
है ना। चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, कौन चेंजेस होता है, एंथैल्पी। बिकॉज हीट कैपेसिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, यानी हीट कैपेसिटी चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो टेम्परेचर भी बदल देता है किसको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एट व्हिच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। लास्ट वन, फोर्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर रिएक्शन किसी सॉल्यूशन के अंदर होता है ना, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो डिसाइड्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। आप समझ लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये हीट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए और उसको एक्सप्रेस करने के लिए लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज मेजर्ड at 298 Kelvin and 1 bar atmosphere. You have to remember this is standard. उसको कैसे नोट किया जाता है, आप देख सकते हैं, डेल्टा आर एच 5. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ types of enthalpy of reaction broadly classified in two categories. Number one, enthalpy of reaction and enthalpy of phase transition, ठीक है ना। enthalpy of reaction में important है delta C H by, it means enthalpy of combustion. This is enthalpy of neutralization, stands for N stands for neutralization. enthalpy of formation, F means formation. ये तीन हो गया मेन। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब फेज ट्रांजिशन में क्या क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या क्या है हम उसको विविडली अब डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, है ना। एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन क्या है पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन और हीट ऑफ कॉम्बुशन। कॉम्बुशन मीन्स नथिंग बट टू बर्न विथ ऑक्सीजन, है ना। तो हम क्या कहें, किसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट कॉम्बुशन। मान लीजिए हम किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं, उसका 1 मोल लेते हैं, मान लीजिए कार्बन लेते हैं, कार्बन 1 मोल कितना 12 ग्राम है। अगर कार्बन 1 मोल लेते हैं और उसको कंप्लीट कॉम्बुशन कराते हैं, यानी वो 12 ग्राम कार्बन बिल्कुल जल जाता है, जितना हीट उसमें से एवॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बुशन ऑफ कार्बन। आप समझ गए। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे तो क्या होगा फिर, स्टैंडर्ड द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन all the reactants or product are in the specified their a specified state। अगर उन्होंने अपना स्पेसिफाइड स्टेट में होना चाहिए और स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी होना चाहिए ना। लेकिन 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीट कम्बुशन होगा, जैसे हमने बोला अभी कंप्लीट कम्बुशन 12 ग्राम कार्बन कम कर देंगे, बिकॉज 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल 12 ग्राम। अगर वो कंप्लीट कम्बुशन हो जाता है, जितना हीट एवॉल्व होगा उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ कम्बुशन ऑफ कार्बन। समझ गए। एग्जाम्पल हम यहाँ ले रखे हैं, सी कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। यहाँ डेल्टा इज कितना है, -393.5 किलो जूल। यानी आप देखिए इस रिएक्शन में 1 मोल कार्बन है ना। अगर 1 मोल कार्बन कंप्लीट रिएक्शन होता है, कंबुशन हो जाता है, कितना होता है 1 मोल CO2 देता है। तो 1 मोल कार्बन जब कंप्लीट कंबुशन हो जाता है, इतना हीट एवॉल्व होता है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so its enthalpy of reaction is equal to -393.5 किलो जूल। तो ये सवाल आता है हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन पढ़ने का क्या जरूरत है ना। हमने पिछले क्लास में बहुत डिस्कस किए थे, जो खाना हम खाते हैं, जिस तरह के खाना खाते हैं, मान लीजिए हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं,
या ग्लूकोज भी खाते हैं, जो वो हमारे शरीर में जाके क्या करते हैं, आखिर में सेल में जाके क्या रिएक्शन करता है, ग्लूकोज बन के रिएक्शन करता है ना। तो सारे केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी हमको देते हैं ना। इनका कैलोरिक वैल्यू क्या है, वो कितना पर ग्राम उनका कैलोरिक वैल्यू कितना है और पर केजी उनका कैलोरिक वैल्यू कितना है। जिसका कैलोरिक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ताकत देगा, यानी उससे उतना हीट एनर्जी निकलेगा। समझ गए। सबसे जितना दूध का प्रोडक्ट है या वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उसमें घी का सबसे ज़्यादा है। समझ गए आप। और जैसे हमारा फ्यूल से मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, उनका भी क्या है ना, फ्यूल में कैलोरी की वैल्यू है। जिसका कैलोरी की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी देगा। सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रोजन जो अगर फ्यूल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका कैलोरी की वैल्यू ज़्यादा है, मगर हम कर नहीं सकते क्योंकि द डिफिकल्टी इन टू स्टोर इट। हाइड्रोजन को स्टोर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टिल टुडे नो प्योरली सेफ्टी टैंक हैज बीन मेड फॉर द हाइड्रोजन टू कीप इट सेफली नो। तो इसीलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आज तक। अगर वो हो जाएगा, उसका ब्यूटेन से 50, ब्यूटेन का 55 हो तो उसका 150 यानी करीब करीब 3 गुना है। समझ रहे हैं आप। हम जो गैस टंकी घर में ला रहे हैं, अगर हमारा टंकी की 2 महीना जाता है तो अगर हाइड्रोजन टंकी लाएंगे तो 6 महीना चला जाएगा, लेकिन हम आज तक कर नहीं पा रहे हैं ना। हाइड्रोजन का कैलोरी की वैल्यू सबसे ज़्यादा। आप समझ गए हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल है, ए हेल्दी पर्सन नीड्स अबाउट 10,000 किलोजूल ऑफ एनर्जी एवरी डे, है ना। हाउ मच ग्लूकोज ही विल नीड टू कंज्यूम एवरी डे इफ द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन फॉर ग्लूकोज इज 2900 किलो जूल पर मोल। एक आदमी है, उसको हर रोज कितना चाहिए होता है, 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, है ना। वो सिर्फ मान लीजिए ग्लूकोज खा के जिंदा रहना चाहता है। ग्लूकोज का क्या है, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन 2900 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज को हम अगर कंप्लीट कम्बशन कराएंगे इट विल गिव 2900 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है ना। तो पहले हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है ना, 180 है। तो इसका मतलब 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कितना दे रहा है, 2900 किलो जूल ऑफ एनर्जी, यानी 2900 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो हमको कितना ग्राम चाहिए, 10,000। सो 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड। किस में से मिलेगा ना, 180 बाई 2900 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 620.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी वो आदमी अगर हर रोज 620.7 ग्राम ग्लूकोज खाएगा, उसका जितना एनर्जी नीड होता है दिन में 10,000 किलो जूल ऑफ दैट विल बी मेट। ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा है सवाल, आप समझ गए, है ना। एंथैल्पी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, हम समझते हैं अगर किसी एसिड को किसी बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं तो इसका डेफिनेशन क्या है ना, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड विथ बेस और वाइस वर्सा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम एसिड लें या बेस लें, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड किसी बेस के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो जितना हीट एवॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस लेते हैं, वो किसी एसिड के साथ अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जितना हीट एवॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रखें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। HCl का इक्विवेलेंट उसका मोलर मास जो है उसका इक्विवेलेंट मास वही है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl ले रखें, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है। तो यहाँ कितना निकलता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, -57.1 किलो जूल निकलता है। ठीक है। तो इसी के ऊपर हम एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इफ 0.5 मोल ऑफ HCl is neutralized by 0.5 मोल ऑफ NaOH। दे रखा है क्या डाटा ना, गिवन डाटा H प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous रिवर्सिबल H2O लिक्विड डेल्टा H इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल, है ना। तो यहाँ किसके साथ क्या होगा, वही
हमारा HCl किसके साथ करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा, लेकिन HCl 0.5 मोल है और NaOH भी 0.5 मोल है, लेकिन दे रखा है हमको H+ आयन OH- आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। पहले हम समझ लेना चाहिए, अगर हम HCl को एक्वस में डाल लेते हैं तो क्या होता है, H+ + Cl-, आज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल बी कंप्लीटली डिसोशिएटेड, है ना। तो उसका क्या होगा, HCl का जितना होगा उसमें H+ क्या होगा उतना ही होगा, यानी 0.5 मोल ऑफ HCl कंटेंस 0.5 मोल ऑफ H+। समझ गए आप, क्योंकि HCl कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो 0.5 मोल ऑफ HCl होगा 0.5 मोल ऑफ H+ के साथ बराबर हो जाएगा। समझ गए आप, यानी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये भी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका हम और एक्वस करेंगे तो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा Na+OH-। तो 0.5 मोल ऑफ NaOH लेंगे, वो 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बराबर हो जाएगा, है ना। तो 0.5 मोल ऑफ OH-, यानी 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.5 ग्राम ऑफ OH-। तो अभी हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या है, HCl + NaOH, HCl + NaOH हमारा रिएक्शन है। तो हमने लिखा है HCl का कितना, आधा मोल है, तो मैं इसमें हाफ गुणा कर दिया, NaOH का हाफ 0.5 मोल है, तो इसमें भी हाफ गुणा कर दिया। तो प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl + H2O, इसका भी हाफ गुणा कर दिया, क्योंकि सभी में हाफ गुणा कर दिया। ये दोनों दे रखा है, इसको भी दे रखा है, तो हमारा रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो अगर ये पूरा होता है कितना होता है ना, -57.1 हमारा है, अभी दे रखा है ना। तो अगर ये आधा होगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो हाफ कितना हो गया, -28.55 किलो जूल। आप समझ गए, इसमें क्या था, दिया था हमको HCl + NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन उसने दे रखा था क्या, H+ + OH- का दे रखा था। ठीक है, तो हमने H+ OH- कहाँ से निकाला, HCl और NaOH से निकाला। समझ गए आप। ओके बच्चों, अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या है, कोई चीज अगर फॉर्म होता है, कोई रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मान लीजिए हम मीथेन गैस को फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज, वो सब्सटेंस फॉर्मेशन होने में कितना एंथैल्पी होता है, यानी द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व्ड और द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप समझ गए, मान लीजिए हम वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके रिएक्शन के समय जितना हीट क्या होगा, एवॉल्व होगा और ऑब्जर्व होगा, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। समझ गए आप। हमने यह एग्जाम्पल दे रखा है, we can tell that it is defined as the enthalpy change during 1 mole of a substance is formed its constituent elements, है ना। अगर 1 मोल ऑफ वाटर हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इसका एलिमेंट्स कौन सा है, H2 और O2 है। H2O to O2 में 1 मोल हम वाटर फॉर्मेशन करेंगे, और जितना हीट क्या होगा, चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 2H2 गैस + O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। यहाँ डेल्टा इस कितना दे रखा है, -572 किलो जूल, लेकिन यहाँ कितना मोल वाटर निकल रहा है, 2 मोल। तो हमको कितना मोल का निकलना है, 1 मोल का, तो कितना होगा, सो डेल्टा है H2O इज इक्वल टू -572/2 इज इक्वल टू -286 किलो जूल। समझ गए आप, यानी 1 मोल निकालने के लिए, 1 मोल फॉर्म करने के लिए जितना हमको एनर्जी चाहिए, वाटर हो, मीथेन गैस हो या सल्फर डाइऑक्साइड, व्हाटएवर इट में भी, जो हम फॉर्म करते हैं 1 मोल फॉर्मेशन करने के लिए कितना एनर्जी, हीट एनर्जी उसमें एवॉल्व होता है और ऑब्जर्व होता है। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम इसका कर लेते न्यूमेरिकल। फ्रॉम द गिवन डेटा बिलो at 298 Kelvin for the reaction CH4 gas plus 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2 liquid. Calculate the delta FCH4, यानी मीथेन का हम फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालेंगे ना। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है, -890.5 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस कितना दे रखा है, -393.5 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड दे रखा है -286.0 किलो जूल पर मोल, इतना गिवन दे रखा है ना। तो हमको ये पहले पढ़े थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। ये दिस इज फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सम टोटल ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम टोटल ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो यहाँ उसके हिसाब से हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, -890.5 इज इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, -393.5 प्लस और क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2H2O, तो H2O कितना है, H2O का यहाँ -286.0, यहाँ 2 है 2H2O तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस रिएक्टेंट क्या क्या है -CH4 का हमको निकालना है, O2 का 0, यू हैव टू रिमेंबर O2 का 0 है, Cl2 का 0 है। एक टेबल दे रखा है एंथैल्पी फॉर्मेशन, यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इफ यू रिमेंबर दैट देन यू कैन ओनली अप्लाई। और एलिमेंट का 0 होता है, जितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, आपको ये रिमेंबर करना है ना। तो O2 का 0, तो हमने इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मीथेन को हम बाएं तरफ ले आएंगे ना, बाएं तरफ ले आए तो कितना हो गया -393.5, इसको 2 में गुणा कर दिए, -572.0, इधर से प्लस हो गया +890.5 इज इक्वल टू -750 किलो जूल पर मोल। अभी हमने निकाला यहाँ कितना था, 1 मोल था CH4, है ना, तभी हमारा निकल गया -75.0 किलो जूल पर मोल। तो हमको ये याद रखना है, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं तो हमने बताया कि जब फॉर्म होता है कोई सब्सटेंस, है ना, कितना हीट उसमें से एबल होता है, ऑब्जर्व होता है, लेकिन 1 मोल सब्सटेंस फॉर्मेशन के लिए कितना हीट एबल होता है, ऑब्जर्व होता है, या चेंज इन एंथैल्पी इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके बच्चों, अब हम देख रहे हैं एंथैल्पी और हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट सम चेंजेस इन एंथैल्पी ऑल्सो अकर्स, है ना। अगर हम किसी कुछ सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालते हैं, 1 मोल सॉल्यूट डालने के समय, और सॉल्वेंट भी स्पेसिफाइड अमाउंट होना चाहिए, 1 मोल सॉल्यूट डालने में जो हीट में परिवर्तन होता है या एंथैल्पी में चेंज होता है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखिए हम लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट शुड बी स्पेसिफाइड अमाउंट। तो हमने यहाँ लिखा है NaCl सॉलिड प्लस aqueous गिव्स Na प्लस aqueous प्लस Cl माइनस aqueous, यानी अगर NaCl 1 मोल हम लेते हैं तो NaCl 1 मोल को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ हीट कुछ ऑब्जर्व करेगा, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा सल और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू +5.0 किलो जूल। यहाँ हीट क्यों जरूरत पड़ता है, व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट ड्यू टू द लैटिस एनर्जी प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड दैट इज ग्रेटर देन द सॉल्वेशन एनर्जी, यानी जब वो पानी में डिजॉल्व होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी होता है उससे लैटिस ज़्यादा होता है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए और एनर्जी चाहिए होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, अगर आयोनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन दूसरे कंपाउंड्स में होता नहीं। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्यूट एट डिफरेंट डाइल्यूशन। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, मान लीजिए हम HCl ले रखें, 1 मोल HCl और 1 मोल वाटर ले रखें, 1 मोल वाटर में HCl 1 मोल डाल दिए। अगर उसी को और हम डाइल्यूट करना चाहेंगे, 1 मोल वाटर को 2 मोल कर सकते हैं, 3 मोल कर सकते हैं, 5 मोल कर सकते हैं, तो हम डाइल्यूट होता जाएगा। तो जब डाइल्यूट करते हैं तो एंथैल्पी भी बदल जाता है, यानी एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है ना। जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ डाइल्यूशन। हमने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है, क्या ले रखा है, HCl गैस प्लस 25 aqueous, है ना, यानी 25 मोल, 1 मोल HCl 25 मोल वाटर गिव्स HCl ऑफ 25 मोल वाटर। इसमें क्या होता है, डेल्टा इज -72 किलो जूल पर मोल, यानी दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमको मालूम है व्हेन एसिड इज एडेड विथ वाटर दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ डेल्टा इज -72 किलो जूल पर मोल। अगर हम वही 1 मोल HCl ले रखें और इसको 40 मोल aqueous यानी वाटर कर देते हैं, यानी 15 बढ़ा देते हैं, तो डाइल्यूशन हो जाएगा ना। तो डाइल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या होता है, ये 40 aqueous HCl जो फॉर्म होता है, यहाँ डेल्टा कितना होता है, -72.8 किलो जूल पर मोल हो जाता है।
समझ गए आप, यहाँ -72 था, यहाँ -72.8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतना ये डाइल्यूशन कितना हो गया, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन -72.8 -72 कितना हो जाएगा, -0.8 किलो जूल पर मोल। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज स्पेसिफिक फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑफ 15 मोल ऑफ वाटर। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा। समझ गए आप? दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद आ गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मीन्स क्या है? अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम एटम में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए इट इज ओनली अकर्ड इन द गैसियस स्टेट, है ना। मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल को हमारा क्या एटम में करेंगे, क्या होगा, 2H एटम होगा ना। तो वही प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ breaking of bonds in the molecule to convert into the atoms, that will be the enthalpy change of atomization। लिखा क्या है? It is defined as the enthalpy change required to break 1 mole of bonds completely to form atoms in the gaseous phase। यानी हाइड्रोजन गैस है, H2 मॉलिक्यूल है, उसी में अगर H2 1 मोल को जितनों से 1 मोल H2 मीन्स कितना बॉन्ड होगा, 6.023 10/23 नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स होगा, उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, जितना एनर्जी उसमें चाहिए होगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू +4350 किलो जूल पर मोल। दिस इज एन एंडोथर्मल रिएक्शन, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है ना, बॉन्ड को तोड़ना है तो हमको कुछ एनर्जी चाहिए। समझ गए आप? अब बच्चों देखिए, दिस इज एंथैल्पी और हीट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन मीन्स चेंज। Transition means to change from one state to another state, solid to liquid, liquid to gas, or solid to gas. That is known as transition. So enthalpy of transition is of 3 types. Already we have discussed. Number 1 क्या था? Enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, है ना। तो enthalpy of fusion क्या है? Fusion means solid to liquid। तो हमने लिखा it is defined as the enthalpy change takes place when 1 mole of a solid substance is converted into liquid state at its melting point। यानी हम 1 मोल आइस लेते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। 1 मोल आइस मतलब कितना हो जाएगा, 18 ग्राम आइस, ठीक है ना। 18 ग्राम आइस को लेके हम उसको विल कन्वर्ट इट इनटू द वाटर, सॉलिड को लिक्विड करेंगे। उसको लिक्विड करने के वक्त हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट वी नीड और हीट चेंजेस और हीट रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप बताइए, हीट यहाँ जरूरत होगा या हीट निकलेगा? हीट जरूरत होगा, बिकॉज इट इज सॉलिड, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, सो यू हैव टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हियर H2O solid gives H2O liquid, डेल्टा फ्यूजन यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू +6.02 किलो जूल, यानी 6.02 किलो जूल एनर्जी हमको देने से 1 मोल आइस क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा अगर हम सोचेंगे, मान लीजिए 1 मोल वाटर को हम 1 मोल आइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये +6.02 है, वो क्या हो जाएगा, -6.02, क्योंकि वहाँ हीट क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल मोर, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो एनर्जी निकलेगा, तो दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप समझ गए। दूसरा देखिए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि वेपर कब होता है, जब बॉयल होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट आता है तब लिक्विड वेपोराइजेशन होता है। वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करें, कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है ना। अगर हम 1 मोल वाटर लेंगे यानी 18 ग्राम वाटर लेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द वेपर फेज, है ना, और वेपर स्टेट। तो क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट नीड करेगा, क्योंकि उसको भी और वेपर करेंगे तो यहाँ हीट क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। दिस इज एन ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ कितना जरूरत पड़ता है, डेल्टा वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 40.79 किलो जूल, यानी 40.79 किलो जूल अगर हम हीट देंगे
तो 1 मोल ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। समझ गए। अगर उल्टा यहाँ करेंगे आप समझिए, अगर H2O यानी पानी का वेपर को हम पानी में कन्वर्ट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये एंथैल्पी कितना हो जाएगा -40.79। वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि हम गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव टू मेक इट मोर, सो एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड, यानी हीट एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड। समझ गए आप। तो लास्ट वन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, हम जानते हैं सब्लिमेशन का मतलब है कुछ सॉलिड डायरेक्टली क्या होगा, गैस में फॉर्म हो जाएगा, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वो सीधा वेपर हो जाता है, जैसे हमारा कैम्फर वगैरह ना। तो यहाँ देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए। अगर 1 मोल हम लेंगे, मान लीजिए आयोडीन लेते हैं 1 मोल आयोडीन लेते हैं, आयोडीन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू I2 गैस, या सब्लिमेशन कितना हुआ 62.34 किलो जूल। आप समझ गए। अगर आयोडीन हम सॉलिड लेते हैं तो कुछ सब्लिमेट करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 62.34 किलो जूल ऑफ हीट वी नीड। अगर उसको रिवर्स लेते हैं तो कितना हो जाएगा -62.34 किलो जूल। समझ गए आप। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, वो था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए। इसके पर प्रॉब्लम हमने पहले 3 किया था, इसके पर भी उसे प्रॉब्लम हो सकता है। हम बाद में फिर वीडियो स्पेशली न्यूमेरिकल के ऊपर देंगे, ठीक है।